जिंदगी कभी कभी ऐसा भद्दा मजाक करती है कि समझ नहीं आता हंसना है या रोना है। मेरी किस्मत तो वैसे भी रेलवे के पार्सल लोडिंग वाले धक्के खाकर ही चल रही थी। मैं झू लायंग हूँ, 24 साल का एक आम लड़का जिसकी जिंदगी में कोई खास मकसद नहीं था। बस रोज की मजदूरी, पसीने की बदबू और 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद। उस दिन चेंगडू से चोंगकिंग जाने वाली ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी जनरल टिकट के साथ एक कोने वाली विंडो सीट पर सिकुड़कर बैठा था। मेरे पास सिर्फ 100 रुपए बचे थे और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगले 3 दिन का खाना कैसे चलेगा। ट्रेन छुक छुक करके स्टेशन से निकलने ही वाली थी कि तभी डिब्बे में अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। मैंने अपना सिर उठाकर देखा तो एक लड़की भीड़ को चीरते हुए, हांफते हुए मेरी तरफ आ रही थी। उसका नाम शेन युए था। वो इतनी ज्यादा पैनिक में थी कि उसके पूरे शरीर में एक कंपन था और उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसके ठीक पीछे कुछ काले सूट वाले भारी भरकम गुंडे लोगों को धक्का देते हुए, गालियां बकते हुए आगे बढ़ रहे थे। शेन युए सीधा मेरे पास आई और बिना कुछ सोचे धड़ाम से मेरी बगल वाली खाली जगह पर बैठ गई। उसने एक मुड़ा हुआ पेपर मेरे सामने रखा और भारी कांपती आवाज में मुझसे बोली, प्लीज इस पर साइन कर दो, मुझे बचा लो। मैं कुछ समझ पाता या उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो गुंडे हमारे पास पहुंच गए। उनमें से एक लंबे गुंडे ने सीधा मेरी कॉलर पकड़ ली और मुझे झकझोर कर पूछा कि ये लड़की मेरी क्या लगती है। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर जब मैंने शेन युए की डरी हुई, सहमी हुई आंखों में देखा तो मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये लोग इसे मार डालेंगे। मैंने बिना सोचे समझे अपनी जेब से पेन निकाला और उस पेपर पर साइन कर दिए और उस गुंडे का हाथ जोर से धक्का देकर बोला कि ये मेरी पत्नी है और अगर उसे एक उंगली भी लगाई तो चलती ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। मेरी आंखों में शायद उस वक्त वो पागलपन था जो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर में मौत के डर से आ जाता है। वो गुंडे मुझे एक गरीब मजदूर समझकर और ट्रेन में लोगों की बढ़ती भीड़ को देखकर वहां से पीछे हट गए और दूसरे डिब्बे की तरफ चले गए। जब वो काले सूट वाले गुंडे वहां से पूरी तरह चले गए तो मैंने एक बहुत गहरी सांस ली और अपनी धड़कन को नॉर्मल करने की कोशिश की। मैंने उस पेपर को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। जैसे ही मेरी नजर उस पेपर के ऊपर लिखे शब्दों पर पड़ी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा गला एकदम सूख गया। वो कोई नॉर्मल पेपर नहीं था, वो सीधा मैरिज रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट था। मैंने एक बड़े झटके से शेन युए की तरफ देखा जो अब अपनी आंखें बंद करके राहत की सांस ले रही थी। मैंने गुस्से और घबराहट में उससे पूछा कि ये क्या भद्दा मजाक है, ये पेपर क्या है? तो उसने अपनी नजरें झुका लीं और कुछ नहीं बोली। तभी कुछ ही देर में ट्रेन का स्टाफ वहां आ गया और टिकट चेक करने लगा। मैंने बहुत घबराहट में स्टाफ को वो पेपर दिखाया और पूछा कि क्या ऐसे चलती ट्रेन में साइन करने से शादी सच में लीगल हो जाती है? तो स्टाफ ने पेपर देखा और हंसते हुए कहा कि हाँ भाई, आजकल सरकार का इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू हो गया है और ये स्टैंप लगने के बाद ये पूरी तरह से लीगल है। वहां हम दोनों के बीच एकदम ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं झू लायंग, एक जॉबलेस लड़का जो खुद का पेट मुश्किल से पलता है, जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, वो अब एक शादीशुदा इंसान बन चुका था। वो भी एक ऐसी लड़की से जिसे मैं जानता तक नहीं, जिसका नाम तक मैंने आज पहली बार सुना था। मैंने गुस्से में स्टाफ से कहा कि मुझे ये रजिस्ट्रेशन अभी के अभी कैंसिल करना है, पर उसने मुझे अजीब नजरों से देखकर बताया कि इसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा
और डिवोर्स प्रोसेस में महीनों लगेंगे। शेन युए, जो अब तक उन गुंडों के सामने काफी स्ट्रांग दिख रही थी, ये सब सुनकर अचानक अंदर से टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो अचानक अपनी जगह से उठी और अपना मुंह छुपाकर ट्रेन के वॉशरूम की तरफ भाग गई। मैं बस वहीं अपनी सीट पर पत्थर की तरह बैठा रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरी खुद की जिंदगी की फटी पड़ी थी और दूसरी तरफ ये अनजान लड़की मेरे सामने ब्रेक डाउन हो रही थी। मैं करीब 5 मिनट तक अपनी सीट पर बैठा रहा और सोचता रहा कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। पर फिर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे उस लड़की की हालत देखकर तरस आ गया। मैं अपनी जगह से उठा और मैंने अपनी जेब से 10 रुपए निकालकर पानी की एक बोतल खरीदी। मैं वॉशरूम के बाहर गया और दरवाजा खटखटाया। वो अंदर जमीन पर बैठकर रो रही थी। मैंने उसे दरवाजा खोलने को कहा और उसे वो पानी की बोतल दी। उसने अपने कांपते हाथों से बोतल ली, पानी पिया और मुझे जमीन की तरफ देखते हुए सॉरी बोला। मुझे लगा कि ये शायद कोई बुरा सपना है जो सुबह होते ही अपने आप खत्म हो जाएगा, पर हकीकत कुछ और ही थी। हम वापस आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। ट्रेन छुक छुक करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी और हम दोनों के बीच की वो अजीब सी शांति बढ़ती जा रही थी। बाहर धीरे धीरे शाम हो चुकी थी और ट्रेन के डिब्बे में खाना बेचने वाला आया। मेरे पेट में सुबह से चूहे कूद रहे थे। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने आखिरी बचे हुए कुछ पैसों से एक खाने का बॉक्स खरीद लिया। मैंने बॉक्स खोला ही था कि मुझे अचानक एहसास हुआ कि शेन युए ने भी सुबह से पानी के अलावा कुछ नहीं खाया है। मैंने चुपचाप उस बॉक्स के 2 हिस्से किए और आधा खाना शेन युए की तरफ बढ़ा दिया। उसने मेरी तरफ एक अजीब सी नजर से देखा और फिर अपना महंगा पर्स निकालकर एक गोल्ड क्रेडिट कार्ड मुझे देने लगी। मैंने उसे धीरे से बताया कि यहाँ ये कार्ड नहीं चलता, यहाँ सिर्फ कैश चलता है जो मेरे पास अब बिल्कुल नहीं है। उसने वो कार्ड वापस रख लिया और एक बहुत हल्की सी मुस्कान के साथ वो खाना ले लिया। कुछ देर बाद जब हम खाना खा चुके थे तो शेन युए ने खिड़की के बाहर देखते हुए अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने भारी आवाज में बताया कि वो एक बहुत बड़े कॉरपोरेट बैकग्राउंड से है और उसका एक बेहद अब्यूसिव मंगेतर है जिसका नाम गो वेन है। उसने बताया कि गो वेन बहुत रिच और कंट्रोलिंग इंसान है जो अपनी पावर और पैसों का इस्तेमाल करके शेन युए की पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। वो हर छोटी बात पर उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता था और उसे एक कैदी की तरह रखता था। शेन युए बस किसी भी तरह उससे भागकर एक नई शुरुआत करना चाहती थी। उसकी ये सारी बातें सुनकर मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार उसके लिए बहुत बुरा लगा। उस पल मुझे लगा कि शायद हम दोनों ही इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं और किस्मत ने हमें किसी खास वजह से इस ट्रेन में मिलाया है। तभी अचानक उस शांति के बीच शेन युए का फोन जोर जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में गो वेन का नाम फ्लैश हो रहा था। वो नाम देखते ही शेन युए का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में वही पुरानी दहशत वापस आ गई। उसने कांपते हाथों से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, पर फोन फिर से बजने लगा। ये लगातार 5 बार हुआ और ट्रेन के बाकी लोग अब मुड़मुड़ कर हमें घूरने लगे थे। शेन युए के हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे जमीन पर गिर गया और उसका कवर टूट गया। मैं आगे बढ़ा और मैंने नीचे से फोन उठाया। स्क्रीन पर गो वेन का एक टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर वो अभी वापस नहीं आई तो वो उसके पूरे परिवार को सड़क पर ले आएगा और उन्हें बर्बाद कर देगा। दूसरी तरफ से फिर कॉल आई और इस बार मेरा खून पूरी तरह खौल उठा।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कॉल आंसर कर लिया। दूसरी तरफ से गुओ वेन की घमंडी और भयानक आवाज आई। वो गंदी गालियां दे रहा था और बोल रहा था कि वो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने एक बहुत गहरी सांस ली और अपने डर को पीछे धकेलते हुए गुओ वेन को सीधा जवाब दिया कि शेन युए अब मेरी पत्नी है और अगर उसने उसे परेशान करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने ये बोलकर तुरंत फोन काट दिया और उसे हमेशा के लिए स्विच ऑफ कर दिया। शेन युए मुझे पूरी हैरानी से देख रही थी, उसकी आंखें फटी की फटी थीं। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझ में अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मैं तो वो इंसान था जो सड़क पर पुलिस वाले को देखकर अपना रास्ता बदल लेता था। पर उस पल मुझे सिर्फ एक ही बात महसूस हुई कि मुझे किसी भी कीमत पर शेन युए को प्रोटेक्ट करना है। रात के 10 बज चुके थे और हमारी ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन चोंगकिंग पहुंच चुकी थी। हम दोनों अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। सर्दी की हवा बहुत तेज और चुभने वाली थी और शेन युए सिर्फ एक पतली सी जैकेट में बुरी तरह कांप रही थी। स्टेशन पर रात के वक्त भी बहुत भीड़ थी और अजीब अजीब तरह के लोग घूम रहे थे। तभी एक टैक्सी ड्राइवर हमारे पास आया और वो शेन युए को बहुत ही गंदी और अजीब नजरों से घूरते हुए हमारे साथ चलने को बोलने लगा। उसका इरादा मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। मैंने बिना कुछ कहे तुरंत शेन युए का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपने पीछे कर लिया। मैंने उस ड्राइवर को जोर से डांटकर वहां से भगा दिया। शेन युए ने डर के मारे मेरा हाथ बहुत कसकर पकड़ लिया था, जैसे मैं ही उसका आखिरी सहारा हूं। उसके पास न तो पैसे थे, न कपड़े और न ही जाने के लिए कोई सुरक्षित जगह। वो वापस अपने शहर या अपने घर बिल्कुल नहीं जा सकती थी क्योंकि गुओ वेन वहां उसे आसानी से ढूंढ लेता और फिर उसे कभी नहीं छोड़ता। हमने खड़े होकर अपने पैसे गिने। मेरे पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे और उसके पास वो गोल्ड क्रेडिट कार्ड था जो इस रात के अंधेरे में किसी काम का नहीं था। मैंने उसे देखा और एक बहुत लंबी सांस ली। मैंने उससे कहा कि मेरे पास यहाँ शहर के किनारे एक बहुत छोटा सा रूम है जो शायद तुम्हारे जैसी लड़की के लायक बिल्कुल न हो, पर कम से कम वहां तुम पूरी तरह सेफ रहोगी और कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। शेन युए ने मेरी आंखों में गहराई से देखा और बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। उस दिन हम दोनों ने एक बिल्कुल अनजान और खतरनाक रास्ते पर कदम रखा था और मुझे सच में नहीं पता था कि आगे हमारी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। पर मेरे मन में बस एक बात तय थी कि अब शेन युए मेरी जिम्मेदारी थी। स्टेशन से निकलकर हम पैदल ही मेरे मोहल्ले की तरफ चल पड़े। वो शहर के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक था, जहां की तंग गलियों में दिन में धूप भी मुश्किल से आती थी। मेरे उस छोटे से रूम का दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी सीलन और बंद कमरे की महक हमारे चेहरों पर लगी। मैंने स्विच ऑन किया तो एक पीला सा बल्ब जला। अंदर सिर्फ एक पुराना सिंगल बेड था, एक टूटी हुई चेयर थी और कोने में कुछ बर्तन रखे थे। शेन युए जैसी बड़ी कॉरपोरेट लड़की के लिए ये जगह किसी नरक से कम नहीं थी। मुझे लगा वो शायद ये सब देखकर अभी यहां से भाग जाएगी, पर वो चुपचाप अंदर आई और अपना महंगा बैग एक कोने में किनारे रख दिया। मैंने बिना कुछ कहे बेड पर एक पुरानी चादर बिछाई और खुद जमीन पर सोने के लिए एक ब्लैंकेट डाल लिया। रात बहुत ज्यादा ठंडी थी और उस पुराने कमरे में हीटर जैसी कोई चीज नहीं थी। हम दोनों के बीच बस वो एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस था और एक बहुत ही भारी साइलेंस। मैं नींद पर लेटा हुआ करवटें बदल रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने अंधेरे में सुना कि शेन युए की हल्की हल्की सिसकियां गूंज रही हैं।
वो दीवार की तरफ मुंह करके अंधेरे में रो रही थी। शायद उसे अपनी पुरानी जिंदगी और इस नई मुसीबत का एहसास हो रहा था। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, कोई झूठी तसल्ली नहीं दी। बस अपना ब्लैंकेट उठाया और चुपचाप उसके ऊपर डाल दिया और खुद जमीन पर ही अपने हाथ पैर सिकोड़ कर सो गया। अगले दिन सुबह होते ही रियलिटी ने मुझे बहुत जोर का तमाचा मारा। मेरे पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे और मुझे हमारे खाने का इंतजाम करना था। मैं सुबह बहुत जल्दी उठा और सीधा पास वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मांगने चला गया। वहां पूरे दिन मैंने चिलचिलाती धूप में सीमेंट की भारी बोरियां उठाई और फिर दोपहर में रेलवे स्टेशन पर जाकर लोगों का माल उतारा। शाम को जब मैं थक हार कर घर लौटा तो मेरे हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे और मेरे सारे कपड़े मिट्टी और पसीने से सने हुए थे। जब मैंने दरवाजा खोला तो शेन युए ने मुझे देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए गिल्ट साफ नजर आ रहा था। वो जानती थी कि मैं ये सब उसके लिए कर रहा हूं। उसने कोशिश करके मेरे छोटे से स्टोव पर कुछ खाना बनाया था जो थोड़ा जल गया था, पर मैंने उसे कुछ नहीं कहा और हमने बिना कुछ बोले वो जला हुआ खाना पेट भर कर खा लिया। मुझे पता था कि वो खुद को मेरी इस दर्दनाक हालत का जिम्मेदार मान रही है। 2 दिन ऐसे ही मजदूरी करते हुए निकल गए। तीसरे दिन जब मैं काम पर जा रहा था तो शेन युए मेरे साथ रेलवे स्टेशन तक आ गई। उसने वहां खड़े होकर पार्सल सिस्टम का पूरा केओस बहुत ध्यान से देखा। लोग अपना सामान भेजने के लिए लंबी लाइंस में खड़े थे। स्टाफ बुरी तरह बदतमीजी कर रहा था और लोगों के पार्सल्स जमीन पर फेंकने की वजह से टूट रहे थे। अचानक मैंने देखा कि शेन युए की आंखों में एक अजीब सी कॉर्पोरेट वाली चमक आ गई। उसने मुझे मेरा हाथ पकड़कर भीड़ से साइड में खींचा और बहुत ही सीरियस टोन में कहा कि यहाँ के सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉ है और हम शहर के लोगों के लिए लोकल पार्सल पिकअप सर्विस शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम उनका सामान उनके घर से स्टेशन तक लाएंगे। मुझे ये आइडिया बहुत ही अजीब और नामुमकिन लगा, क्योंकि मेरे पास इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। पर शेन युए की बातों में और उसकी आंखों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं उसे मना नहीं कर पाया और मैंने हाँ कह दिया। बिजनेस शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले एक सवारी चाहिए थी। मैंने अपने पड़ोसी अंकल वैन की बहुत मिन्नतें की और उनसे उनकी पुरानी जंग लगी साइकिल उधार मांगी। पहले ही दिन हमें बहुत मुश्किल से सिर्फ 5 पार्सल्स मिले। मैं उन भारी पार्सल्स को साइकिल के पीछे बांधकर चोंगकिंग की उन खतरनाक और खड़ी चढ़ाई वाली सड़कों पर साइकिल चला रहा था। मेरी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं, पैरों की नसें दर्द कर रही थीं और पसीने से मेरा पूरा शरीर भीग गया था। जब मैं बड़ी मुश्किल से पहले कस्टमर के घर पहुंचा तो वो बहुत रूड निकला। उसने मुझे 15 मिनट लेट होने पर बहुत खरी खोटी सुनाई और मुझे एक लूजर कहकर जील किया। मेरा खून खौल रहा था और मन कर रहा था कि उसे मार दूं। पर तभी मुझे शेन युए का उम्मीद से भरा चेहरा याद आ गया और मैं अपना गुस्सा पीकर चुपचाप वहां से निकल गया। अगले दिन हमारी किस्मत ने हमें फिर से बहुत बड़ा धोखा दिया। मैं सामान लेकर जा रहा था कि अचानक आसमान से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मैं साइकिल से एक पतली सी गली पार कर रहा था कि तभी कीचड़ में साइकिल का पहिया फिसल गया और मैं बहुत जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मेरे घुटने छिल गए और खून बहने लगा, पर मुझे अपने दर्द की कोई परवाह नहीं थी। मेरी नजर सीधा उस पार्सल पर गई जो कीचड़ में गिरकर और पानी में भीगकर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जब मैं वो टूटा हुआ और भीगा पार्सल लेकर उस कस्टमर के पास पहुंचा तो उसने मुझे सड़क पर सबके सामने बहुत बेइज्जत किया। मुझे गालियां दी और नुकसान के पूरे पैसे मांगे जो मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। मैं सड़क किनारे बारिश में भीगता हुआ जमीन पर बैठ गया
और उस पल मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। रात को जब मैं अपनी टूटी साइकिल घसीटता हुआ घर पहुंचा तो मैं अंदर से पूरी तरह हार मान चुका था। मेरे कपड़ों पर कीचड़ था और घुटने से खून सूख चुका था। मैंने घर में घुसते ही शेन युए से कहा कि ये सब मेरे बस का नहीं है, मैं सिर्फ एक मजदूर हूँ, बिजनेस मेरे लिए नहीं है। मुझे लगा वो मेरी बात सुनकर मुझ पर गुस्सा करेगी या निराश होगी, पर उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। वो चुपचाप अंदर से एक टॉवेल लाई और उसने अपने हाथों से मेरे गीले बाल पोंछे। फिर उसने अपने बैग से एक पेपर और पेन निकाला और मेरे साथ जमीन पर बैठकर मुझे पूरा नया राउट मैप और प्लानिंग समझाने लगी। उसने मुझे डिटेल में बताया कि हमारी गलती कहाँ हुई थी, हमें कौन से रास्ते लेने चाहिए और कस्टमर्स से कैसे बात करनी है। उस रात प्लानिंग करते हुए पहली बार शेन युए ने मेरी तरफ देखकर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची स्माइल दी। उस एक स्माइल ने मेरी दिन भर की सारी थकान और सारा दर्द मिटा दिया। हमने देर रात तक जागकर बैठकर प्लानिंग की और तय किया कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। पर हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हमारी ये छोटी सी कामयाबी बहुत जल्द गुओ वेन की काली नजरों में आने वाली है। शेन युए की जबरदस्त कॉरपोरेट प्लानिंग और मेरी दिन रात की मेहनत आखिर रंग लाने लगी। हमने अपना पूरा राउट सिस्टम चेंज कर दिया। हमने शहर के लोकल शॉपकीपर्स से जाकर बात की और उनके साथ एक ट्रस्ट बनाया। अब हमारी एक साइकिल से लगातार डिलीवरी होती थी। सबसे अच्छी बात तब हुई जब मोहल्ले के अंकल ली की बड़ी ग्रोसरी शॉप से हमें अपना पहला बड़ा टाई अप मिला। अब हम दिन के 20 पार्सल्स बहुत आराम से डिलीवर करने लगे थे। रात को जब हमने एक साथ बैठकर अपनी पहली कमाई गिनी तो वो सिर्फ कुछ 100 रुपए थे, पर उस वक्त हम दोनों के चेहरे पर जो खुशी और चमक थी वो हजारों लाखों रुपए से भी ज्यादा थी। शेन युए ने चुपके से उन पैसों से मेरे लिए एक नई अच्छी शर्ट खरीदी और अपने लिए बस एक बहुत ही सस्ती सी प्लास्टिक की हेयर क्लिप ली। मुझे उस वक्त दिल से फील हुआ कि हम सच में एक टीम बन चुके हैं, एक ऐसी टीम जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। पर गरीब की खुशी हमेशा ज्यादा देर तक कहाँ टिकती है। एक दिन मैं अपनी डिलीवरी खत्म करके मेन मार्केट में अपनी साइकिल खड़ी कर रहा था कि तभी अचानक एक चमचमाती ब्लैक कार मेरे ठीक सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से कोई और नहीं बल्कि गुओ वेन बाहर निकला। उसे यहाँ देखते ही शेन युए का चेहरा पीला पड़ गया और वो डर से पीछे हट गई। गुओ वेन ने हम दोनों को देखकर एक घटिया सी स्माइल दी और मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने उस भारी मार्केट में सबके सामने मुझे इंसल्ट करना शुरू कर दिया। उसने मेरी पुरानी साइकिल पर जोर से लात मारी जिससे वो गिर गई और फिर अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकालकर मेरे मुंह पर जोर से फेंक दी। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा कि मैं एक भिखारी हूँ और शेन युए जैसी कॉरपोरेट लड़की मेरे जैसे कीचड़ में रहने वाले कीड़े के साथ नहीं रह सकती। उसने आगे बढ़कर शेन युए का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे घसीटकर अपनी गाड़ी में डालना चाहा। जैसे ही उसने शेन युए को खींचा, मैं तुरंत आगे बढ़ा और मैंने पूरी ताकत से गुओ वेन का हाथ झटक दिया। मेरा ये करते ही उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और उन्होंने मुझे पीछे से आकर कसकर पकड़ लिया। मैं उस पल अकेला पड़ गया था और मुझे लगा कि आज ये लोग मुझे मार डालेंगे। पर तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद गुओ वेन तो क्या किसी को भी नहीं थी। मार्केट के सारे लोकल वेंडर्स और शॉपकीपर्स अपना काम छोड़कर अपनी दुकानों से बाहर आ गए। अंकल ली अपने हाथ में एक डंडा लेकर आगे आए और दूसरे लोगों ने मिलकर गुओ वेन के बॉडीगार्ड्स को चारों तरफ से घेर लिया। अंकल ली ने जोर से चिल्लाकर कहा कि झू लायंग हमारा अपना लड़का है और इस मार्केट में उसको हाथ लगाने की किसी की औकात नहीं है।
गोवेन वहां का ये खतरनाक माहौल और लोगों का गुस्सा देखकर थोड़ा घबरा गया और हमें अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गया। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने इन गलियों में सिर्फ पैसे नहीं बल्कि लोगों का सच्चा ट्रस्ट और प्यार कमाया है। उस दिन के बाद हमारा बिजनेस और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। हमने डिलीवरी के लिए 2 नए लड़कों को हेल्पर के तौर पर काम पर रख लिया और अब हमारे सारे पार्सल्स एक प्रॉपर डेली राउट सिस्टम से चलने लगे। हमारी इस लगातार मेहनत का सबसे बड़ा रिवॉर्ड हमें तब मिला जब हमने रेलवे स्टेशन के पास मेन रोड पर अपना एक छोटा सा काउंटर रेंट पर लिया। हम दोनों ने मिलकर खुद उस काउंटर की दीवारों पर पेंट किया और बाहर हमारा एक छोटा सा चमकता हुआ साइन बोर्ड लगाया। जिस दिन हमने वो शॉप पूरे जश्न के साथ ओपन की, इत्तेफाक से वहां से गोवेन की गाड़ी गुजर रही थी। उसने गाड़ी रोककर काउंटर के अंदर मुझे और शेन युए को एक दूसरे के साथ बराबरी से काम करते हुए खड़े देखा। ये नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अब अच्छे से जानता था कि अब वो शेन युए को डराकर वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब शेन युए के पीछे कोई मजबूर मजदूर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान खड़ा था जो खुद अपने पैरों पर खड़ा था। शेन युए ने भी उसे देखा और फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उस वक्त मेरे लिए जो रिस्पेक्ट और प्राइड था वो मेरे लिए दुनिया के किसी भी पैसे और किसी भी कामयाबी से बहुत बड़ा था। रात काफी हो चुकी थी और हम अपनी शॉप बंद करके पैदल घर वापस लौट रहे थे। हवा बहुत ठंडी थी और शहर का रास्ता बिल्कुल शांत था। हम दोनों बिना कुछ बोले बहुत आराम से एक दूसरे के साथ चल रहे थे। हमारे बीच का वो शुरुआत वाला ऑकवर्डनेस अब कब केयर और रिस्पेक्ट में बदल गया, हमें पता ही नहीं चला। जब हम चलकर अपने उसी छोटे से रूम के बाहर पहुंचे तो शेन युए अचानक दरवाजे पर रुकी और मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसने एक बहुत ही गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखकर बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोली, ट्रेन में मैंने डर के मारे गलती से साइन किया था, पर अब मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ हूं। उसकी इस एक छोटी सी लाइन में इतना ज्यादा सुकून था कि मुझे लगा मेरी जिंदगी भर की सारी थकान और सारा स्ट्रगल सफल हो गया। और इसी तरह एक छोटे से इमरजेंसी साइन से शुरू हुई इस कहानी ने हम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस शहर की सड़कों पर धक्के खाते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा खुद का एक ठिकाना होगा, पर आज मैं जू लायन उस 6 बाय 8 के छोटे से रेंटल काउंटर के सामने खड़ा था और मेरी आंखों में एक अलग ही चमक थी। हमने अपने बचाए हुए एक एक पैसे जोड़कर ये जगह रेंट पर ली थी। दीवारें पुरानी थीं और पेंट उखड़ रहा था। अंदर इतनी बदबू थी जैसे सालों से किसी ने दरवाजा न खोला हो, पर हमारे लिए ये किसी महल से कम नहीं था। मैंने एक पुराना कपड़ा उठाया और घंटों तक उस जमीन को रगड़ रगड़ कर साफ किया। शेन युए ने अपने हाथों से एक पुराना गत्ता उठाया और उस पर काले मार्कर से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, फास्ट लोकल पार्सल। वो बोर्ड हमने बाहर लटका दिया। अंदर एक टूटी हुई टेबल थी जिसे मैंने ईंट और हथौड़े से ठोक पीट कर सीधा किया और शेन युए ने वहां अपना अकाउंटिंग का सेटअप लगा लिया। वो कॉरपोरेट लड़की जो कभी लाखों की डील्स करती थी आज एक टूटे स्टूल पर बैठकर 10-10 रुपए का हिसाब लिख रही थी और उसके चेहरे पर जो सुकून था वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पहले दिन जब एक कस्टमर खुद चलकर हमारे काउंटर पर आया और अपना पार्सल हमारे हाथ में देकर हमें पूरे 20 रुपए का कैश दिया तो मुझे लगा कि हमने सच में दुनिया जीत ली है। पर ये तो बस एक शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू होने वाला था।
अब हमारी जिंदगी का एक नया ही रूटीन बन गया था और सच बताऊं तो मुझे इस रूटीन से प्यार होने लगा था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही हम दोनों उठ जाते थे। सर्दी की ठंडी हवा हड्डियों को चीर देती थी, पर जब मैं बाहर से कांपता हुआ मुंह धोकर आता था तो शेन युए हमारे छोटे से स्टोव पर चाय बना रही होती थी। उस चाय की महक और शेन युए का वो शांत चेहरा देखकर मेरी दिन भर की थकान पहले ही मिट जाती थी। हम दोनों साथ में बैठकर वो गर्म चाय पीते और फिर शुरू होता पार्सल्स का सॉर्टिंग का काम। शेन युए बहुत तेजी से हर पार्सल पर एड्रेस के हिसाब से मार्कर से नंबर डालती। उसकी उंगलियां ठंड से लाल हो जाती थीं, पर वो रुकती नहीं थी और मैं उन्हें अपनी साइकिल पर सेट करता। वो मुझे समझाती कि कौन सा पार्सल पहले देना है और कौन सा बाद में। दिन भर मैं साइकिल लेकर सड़कों पर पसीना बहाता। मेरी जांघों की नसें दर्द से फटने लगती थीं, पर धूप हो या बारिश मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि काउंटर पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। शाम को जब मैं वापस लौटता तो शेन युए मुझे दूर से ही देखकर एक हल्की सी स्माइल देती और पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ा देती। हमारे बीच कोई बड़ी बातें नहीं होती थीं, पर उस एक गिलास पानी में जो केयर थी वो मुझे किसी भी बड़े वर्ड से ज्यादा फील होती थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे हमारा काम बढ़ने लगा था। अब साइकिल के चक्कर इतने ज्यादा हो गए थे कि मैं अकेला पूरा दिन भागने के बाद भी पार्सल्स खत्म नहीं कर पाता था। मेरी सांसें फूलने लगी थीं और काम का प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। तभी एक दिन हमारी शॉप पर एक लड़का आया। उसकी उम्र बहुत कम थी, शायद कोई स्कूल बॉय था जो पार्ट टाइम काम ढूंढ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो पास वाले एक वेंडर से चोरी करते हुए पकड़ा गया था। मैंने उसे डांटने की बजाय बिना सोचे उसे काम पर रख लिया। शेन युए ने उस लड़के को बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। उसने उसे सिर्फ रास्ते नहीं बताए बल्कि ये भी सिखाया कि कस्टमर्स से आंख मिलाकर कैसे बात करनी है, पार्सल्स को कैसे सेफली पकड़ना है और अगर कोई कस्टमर गुस्सा करे तो उसे कैसे हैंडल करना है। शेन युए के अंदर वो जो एक कॉरपोरेट लीडर और एक केयरिंग इंसान का मिक्स था, वो देखकर मैं हैरान रह जाता था। वो लड़का भी शेन युए की बहुत इज्जत करने लगा था और पूरी मेहनत से काम करता था। जब मैं दूर से खड़े होकर शेन युए को उस लड़के को ट्रेन करते हुए देखता था तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। मुझे लगता था कि शेन युए जैसी लड़की मेरे साथ खड़ी है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। हमारा काम तो बढ़ रहा था पर वक्त की कमी हमेशा रहती थी। हम लेट होने लगे थे और कस्टमर्स की शिकायतें आ रही थीं। एक कस्टमर ने तो मेरे मुंह पर पार्सल फेंक कर मारा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, पर शेन युए का दिमाग मुझसे 10 कदम आगे चलता था। एक रात जब मैं थक कर सो रहा था तो मैंने देखा कि वो जमीन पर बैठकर शहर का एक बड़ा सा मैप खोले हुए है और लाल पेन से कुछ निशान लगा रही है। अगले दिन सुबह उसने मुझे वो मैप दिखाया। उसने पूरे शहर को अलग अलग जोन्स में बांट दिया था और एक ऐसा चार्ट बनाया था जिसमें साइकिल को बार बार एक ही सड़क पर वापस नहीं आना पड़ता था। उसने मुझे वो राउट समझाया और जब मैंने उस हिसाब से डिलीवरी शुरू की तो मैं खुद हैरान रह गया। जो काम करने में मुझे शाम के 7 बज जाते थे वो काम मैंने दोपहर के 3 बजे तक खत्म कर लिया। कस्टमर्स भी हमारी स्पीड देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हो गए और हमें एक्स्ट्रा टिप देने लगे। शेन युए ने सिर्फ एक पेपर और पेन से हमारे पूरे बिजनेस का टाइम आधा कर दिया था। मुझे उस दिन समझ आ गया कि सिर्फ पसीना बहाने से कामयाबी नहीं मिलती, उसके पीछे एक तेज दिमाग भी होना चाहिए और वो दिमाग शेन युए थी। हमारी ये स्पीड और हमारा ट्रस्ट अब पूरे मार्केट में फैलने लगा था और इसी वजह से हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। शहर के सबसे बड़े होलसेल कपड़े वाले ने हमें मिलने बुलाया। जब मैं और शेन युए उस बड़ी सी दुकान में गए तो वहां का माहौल देखकर मेरे पैर कांपने लगे। वो दुकान किसी महल जैसी थी और मालिक बहुत घमंडी लग रहा था। उसने हमें 2 घंटे बाहर इंतजार करवाया ताकि वो अपनी पावर दिखा सके। मुझे अमीर लोगों से वैसे ही बहुत चिढ़ और डर लगता था। उसने हमें अंदर बुलाया और एक ऑफर दिया कि अगर हम उसके रोज के
50 भारी पार्सल्स डिलीवर कर सकें तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमें दे देगा। 50 पार्सल्स का नाम सुनकर मेरा गला सूख गया, क्योंकि ये हमारी कैपेसिटी से बहुत बाहर था। मैं मना करने ही वाला था कि तभी शेन युए आगे आई। उसने बिना डरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना नोटबुक निकाला और उस मालिक से आंखें मिलाईं। उसने हमारे राउट प्लान, टाइम कैलकुलेशन और प्रॉफिट मार्जिन उसे उंगलियों पर समझा दिया। उसकी बातों में इतना कन्विक्शन और कॉर्पोरेट पावर था कि वो मालिक भी शांत हो गया। शेन युए ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो डील पक्की कर ली। जब हम बाहर आए तो मेरी धड़कनें बहुत तेज थीं, पर शेन युए ने मेरी तरफ देखकर कहा कि हम ये कर लेंगे। उस 50 पार्सल्स वाले पहले दिन हमने जो गधों की तरह मेहनत की वो मैं कभी नहीं भूल सकता। कपड़े के बंडल इतने भारी थे कि साइकिल का बैलेंस बार बार बिगड़ रहा था। मैं और वो लड़का दोनों बिना रुके पूरे शहर में साइकिल दौड़ाते रहे। रात के 9 बज चुके थे और हम पूरी तरह से टूट चुके थे। मेरी कमर में बहुत भयंकर दर्द था और शेन युए भी लगातार अकाउंटिंग करके थक चुकी थी। हमने शॉप बंद की और सड़क के किनारे एक छोटी सी ठेले वाली दुकान पर जाकर बैठ गए। वहां हमने 2 सस्ते वाले नूडल्स के बॉल ऑर्डर किए। रात की ठंडी हवा चल रही थी और हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, बस एक बहुत ही गहरा और सुकून वाला सन्नाटा था। हम दोनों गरम गरम नूडल्स खा रहे थे। तभी मैंने देखा कि शेन युए ने चुपचाप अपने बॉल से एक बड़ा मीट का पीस उठाकर मेरे बॉल में डाल दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बस हल्की सी स्माइल करके वापस खाने लगी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि प्यार का मतलब सिर्फ बड़े बड़े वादे या महंगे गिफ्ट्स नहीं होते। प्यार का मतलब ये होता है कि जब आप पूरी तरह से थक चुके हों तो कोई आपके पास बैठकर अपना खाना आपके साथ शेयर करे। मुझे लगा कि अब हमारी जिंदगी फाइनली ट्रैक पर आ गई है और अब सब कुछ सही रहेगा, पर मुझे नहीं पता था कि किस्मत अभी हमारा एक और बहुत बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। जिंदगी में जब सब कुछ बहुत आराम से और सही चलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि किस्मत कोई नया और बहुत बड़ा तूफान प्लान कर रही है। हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था, पर मार्केट का एक बहुत ही कड़वा उसूल है कि जहां पैसा और सक्सेस होती है वहां दुश्मन और कॉम्पिटिटर्स अपने आप पैदा हो जाते हैं। एक दिन जब मैं दोपहर की डिलीवरी खत्म करके बहुत खुशी खुशी वापस अपने काउंटर पर लौटा तो मैंने देखा कि हमारे काउंटर के ठीक सामने सड़क के उस पार एक नया लड़का अपना एक बड़ा सा बोर्ड लगाकर खड़ा था। उसके पास एक बिल्कुल नई शाइनी साइकिल थी और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसने अपने डिलीवरी के रेट हमारे रेट से बिल्कुल आधे कर दिए थे। अगले 3 दिन के अंदर ही मुझे मार्केट की सबसे खौफनाक रियलिटी का सामना करना पड़ा। हमारे आधे से ज्यादा कस्टमर्स टूट गए। जो लोकल शॉपकीपर्स कल तक हमें अपना परिवार मानते थे और हमारी तारीफ करते नहीं थकते थे, वो सिर्फ 2 रुपए बचाने के चक्कर में उस नए लड़के के पास जाने लगे। एक दिन मैं पूरा दिन खाली बैठा रहा और मेरी एक भी डिलीवरी नहीं हुई। जब मैं खाली साइकिल लेकर लौटता तो मुझे अंदर से बहुत भयानक डर लगने लगा। मुझे लगा कि हमने जो कुछ भी इतनी मुश्किल से अपना खून पसीना एक करके बनाया था वो सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिल गया था और मेरा मन कर रहा था कि जाकर उस नए लड़के का सिर फोड़ दूं। मैं उस रात जमीन पर लेटा हुआ बहुत परेशान था और सोच रहा था कि मार्केट में टिके रहने के लिए हमें भी अपने रेट बिल्कुल कम कर देने चाहिए। पर शेन युए का दिमाग हम आम मजदूरों की तरह नहीं सोचता था। वो हमेशा मुझसे 10 कदम आगे का देखती थी। जब मैंने उसे रेट कम करने का आइडिया दिया तो उसने मुझे तुरंत रोका और कहा कि रेट कम करना सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि इससे बिजनेस की वैल्यू गिर जाती है। उसने अपने बैग से एक पेपर निकाला और उस पर एक पूरा नया बिजनेस मॉडल बना दिया। उसने मुझे समझाया कि हम कस्टमर्स को डिलीवरी
के साथ साथ एक मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान देंगे जिसमें उन्हें रोज रोज कैश देने की झंझट बिल्कुल नहीं होगी और उनके पार्सल्स के डैमेज की पूरी गारंटी हमारी होगी। अगले दिन हमने अंकली और बाकी बड़े शॉपकीपर्स को एक चाय की दुकान पर बुलाया और उन्हें वीआईपीज की तरह ट्रीट करते हुए ये प्लान समझाया। उन्हें ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि इससे उनका रोज का कैश का हिसाब बच रहा था और उन्हें एक स्टेबिलिटी मिल रही थी। शेन यूए के इस एक सिंगल कॉरपोरेट मूव ने हमारे बिजनेस को एक बहुत ही स्टेबल इनकम मॉडल में बदल दिया और उस नए लड़के की वो सस्ती स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह गई। वो लड़का कुछ ही दिनों में अपना बोर्ड उठाकर वहां से भाग गया। शेन यूए का वो मंथली प्लान मार्केट में इतना जबरदस्त हिट हुआ कि कुछ ही हफ्तों में हमारे पास ऑर्डर्स की पूरी बाढ़ आ गई। अब एक साइकिल और दिन भर की डिलीवरी से काम चलाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। हमने अपनी सेविंग के पैसों से एक और सेकेंड हैंड साइकिल खरीदने का फैसला किया। मैं मैकेनिक से लड़ झगड़ कर एक मजबूत साइकिल सस्ते में ले आया और हमने काम को पूरी तरह से डबल कर दिया। अब दिन में मैं साइकिल चलाता और रात को भी बहुत लेट तक शहर के अंधेरे और खतरनाक कोनों में डिलीवरी करता था। मैं खुद को जगाए रखने के लिए सस्ते एनर्जी ड्रिंक्स पीता था। मेरी आंखों में हमेशा नींद भरी रहती थी और मेरे पैरों की नसें दर्द से फटने लगती थीं। पर रात को जब मैं घर लौटता और शेन यूए को अपने छोटे से डेस्क पर बैठकर पूरी लगन से अकाउंटिंग करते हुए देखता था तो मुझे लगता था कि मैं इस लड़की और हमारे फ्यूचर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं खुद को एक मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहा था बिना ये सोचे कि इंसान का शरीर एक लिमिट तक ही साथ देता है। मैं बस पागलों की तरह भाग रहा था ताकि हम जल्दी से जल्दी इतने पैसे कमा लें कि हमें कभी वापस उस गरीबी में न जाना पड़े। लगातार कई हफ्तों तक दिन रात बिना रुके भागने का असर आखिर मेरी बॉडी पर पड़ ही गया। एक सुबह जब मैं बिस्तर से उठने लगा तो मेरे सिर में बहुत भयंकर दर्द हुआ और मेरा पूरा शरीर बहुत तेज बुखार से तप रहा था। मैं काम पर जाने के लिए उठने की कोशिश कर रहा था पर मेरे पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी और मैं वापस बिस्तर पर गिर पड़ा। उस दिन हमारे पास बहुत सारे अर्जेंट पार्सल्स थे जिनकी डिलीवरी होना बहुत जरूरी था। मुझे लगा कि आज हमारा पूरा ट्रस्ट टूट जाएगा और कस्टमर्स हमें गालियां देंगे पर तभी मैंने देखा कि शेन यूए ने अपने बाल पीछे बांधे एक पुरानी जैकेट पहनी और साइकिल की चाबी उठा ली। वो कॉरपोरेट लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई भारी शारीरिक काम नहीं किया था आज वो 25 किलो से ज्यादा भारी पार्सल्स वाली साइकिल लेकर शहर की खतरनाक सड़कों पर निकल गई। शुरू में साइकिल का बैलेंस बिगड़ रहा था पर उसने हार नहीं मानी। मैं बिस्तर पर पड़ा रो रहा था। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं बीमार क्यों पड़ गया पर जब शाम को वो पूरी तरह से पसीने में लथपथ और चेहरे पर ग्रीस लगाए वापस आई और उसने बिना थकावट दिखाए मेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी तो मुझे लगा कि इस लड़की से ज्यादा मुझे दुनिया में कोई और प्यार नहीं कर सकता। मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक होने के बाद हमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। हमारे पार्सल्स अब इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि हमारे उस छोटे से रूम और छोटे से रेंटल काउंटर में उन्हें रखना पूरी तरह से नामुमकिन हो गया था। हमने अपने बचाए हुए सारे पैसों को मिलाकर शहर के किनारे एक छोटा सा वेयरहाउस रेंट पर लिया। जब हम पहली बार उस खाली वेयरहाउस के अंदर गए तो वहाँ बहुत धूल थी, जाले लगे हुए थे और मरे हुए चूहों की बदबू आ रही थी पर हमारे लिए वो जगह किसी महल से कम नहीं थी। शेन यूए और मैंने मिलकर वहां पूरे दिन झाड़ू लगाई, छत की मरम्मत की और अपना पहला प्रॉपर ऑफिस सेटअप किया। बाहर एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ साइन बोर्ड लगाया। उस खाली बड़ी सी जगह में मेरी आवाज गूंज रही थी और शेन यूए मेरी तरफ देखकर बहुत ही सुकून और प्यार से हंस रही थी। मुझे लगा कि हम फाइनली अपनी जिंदगी में वहां पहुंच गए हैं जहां से हमें कोई वापस नीचे नहीं गिरा सकता। वो वेयरहाउस सिर्फ एक ईंट पत्थर की जगह नहीं थी, वो हमारी मेहनत और हमारे ट्रस्ट का सबसे बड़ा सबूत था। पर खुशी और सुकून हमारी जिंदगी में कभी भी बिना किसी बड़ी कीमत के नहीं आती। एक दोपहर जब हम वेयरहाउस में सॉर्टिंग का काम कर रहे थे
तो एक डाकिया अंदर आया और उसने हमारे हाथ में एक काला लिफाफा थमा दिया। वो कोई आम चिट्ठी नहीं थी, वो एक लीगल नोटिस था जो गुओ वेन ने अपने वकीलों के जरिए भेजा था। उसमें बहुत सी झूठी बातें लिखी थीं कि शेन युए ने उसके पैसे चुराए हैं और साफ साफ धमकी दी गई थी कि वो कोर्ट के जरिए हमारे बिजनेस को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और हमें जेल भिजवा देगा। उस नोटिस को देखकर मेरी धड़कनें एकदम तेज हो गईं और मेरे माथे पर पसीना आ गया। मुझे लगा कि ये घमंडी इंसान हमें कभी सुकून से जीने नहीं देगा। पर शेन युए ने उस नोटिस को पूरा पढ़ा और बिना कोई डर या रिएक्शन दिए उसे बीच से फाड़कर सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। उसने मुझसे बहुत काम आवाज में कहा कि उसे इग्नोर करो, वो सिर्फ डरा रहा है। पर अंदर ही अंदर मैं बहुत बुरी तरह डर गया था। मुझे सिर्फ एक ही बात खाए जा रही थी कि कहीं इस भारी दबाव में आकर शेन युए मुझे छोड़कर वापस न चली जाए। अब हमारा काम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हम दोनों के लिए उसे अकेले संभालना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। हमने अपने बिजनेस में 3 नए हेल्पर्स को काम पर रख लिया था, पर असली सरप्राइज मुझे तब मिला जब एक दिन मैं वेयरहाउस पहुंचा और मैंने देखा कि शेन युए ने उन तीनों लड़कों को एक लाइन में खड़ा किया हुआ है और उन्हें एक जैसी नीली टी शर्ट पहनाई हुई है। जब मैंने पास जाकर देखा तो उस टी शर्ट की पीठ पर सफेद अक्षरों में बड़ा बड़ा लायन एक्सप्रेस लिखा हुआ था। शेन युए ने मेरे नाम पर हमारी कंपनी का ऑफिशियल लोगो और नाम रख दिया था। उस वक्त मुझे जो प्राइड फील हुआ वो मैं किसी को शब्दों में नहीं बता सकता। मैं जू लायन, जो कल तक एक दिहाड़ी मजदूर था, आज मेरे नाम की एक पूरी डिलीवरी ब्रांड शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। और ये सब सिर्फ उस एक लड़की की वजह से था जो मेरे साथ एक पुरानी टेबल पर बैठकर दिन रात अकाउंटिंग करती थी। लायन एक्सप्रेस का नाम अब पूरे मार्केट में एक बहुत बड़े ट्रस्ट का सिंबल बन चुका था। जब मैं अपनी साइकिल लेकर मार्केट से गुजरता तो अब मुझे कोई हिकारत भरी नजरों से नहीं देखता था, बल्कि बड़े बड़े शॉपकीपर्स अपनी दुकानों से बाहर आकर मुझे आवाज लगाते और मुझे अपने साथ बिठाकर स्पेशल चाय पिलाते थे। एक दिन किसी अनजान आदमी ने हमारे एक डिलीवरी बॉय को गाली दी तो पूरा मार्केट उस आदमी से लड़ने के लिए खड़ा हो गया। अंकली और बाकी सारे लोकल वेंडर्स अब हमें सिर्फ डिलीवरी वाले नहीं बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस पार्टनर्स की तरह ट्रीट करते थे। जिस मार्केट में कुछ महीनों पहले गुओ वेन ने सबके सामने मेरी पुरानी साइकिल पर लात मारी थी और मुझे भिखारी कहा था, आज उसी मार्केट में मेरी एक आवाज पर 20 लोग अपना काम छोड़कर मेरे लिए खड़े हो जाते थे। ये वो रिस्पेक्ट थी जो मैंने और शेन युए ने अपने खून पसीने से कमाई थी। जिंदगी अपनी पूरी स्पीड से दौड़ रही थी कि तभी एक सुबह हमारे वेयरहाउस में लॉयर का एक लेटर आया, जिसे देखकर मेरी धड़कन फिर से तेज हो गई। मैंने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला, पर इस बार वो कोई धमकी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी जीत का नोटिस था। कोर्ट ने गुओ वेन के सारे झूठे केसेस पूरी तरह डिसमिस कर दिए थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी वो ट्रेन वाली इमरजेंसी मैरिज पूरी तरह से वैलिड और लीगल डिक्लेयर कर दी गई थी। इसका मतलब था कि अब शेन युए लीगली और ऑफिशियली गुओ वेन के उस घटिया जाल से पूरी तरह आजाद हो चुकी थी। उस दिन जब शेन युए ने वो कोर्ट का पेपर पढ़ा तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे, पर वो दुख के नहीं बल्कि एक बहुत गहरे सुकून के आंसू थे। उसके कंधों से जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। मैंने आगे बढ़कर पहली बार उसे अपने गले से लगा लिया और उसने भी अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया। हमें पता था कि अब कोई गुओ वेन हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। बिजनेस लगातार तेजी से ऊपर जा रहा था और अब साइकिल से डिलीवरी करना हमारे स्केल के हिसाब से बहुत धीमा हो गया था। एक दिन मैंने और शेन युए ने अपनी सारी सेविंग्स निकाली और हम शहर के पुराने कार मार्केट में गए। वहां हमने बहुत नेगोशिएट करके एक पुरानी सेकंड हैंड मिनी वैन खरीदी। जब डीलर ने उस वैन की चाबी मेरे हाथ में रखी तो मेरे हाथ लिटरली कांप रहे थे। मैं उस वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठा और मैंने स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। गाड़ी के अंदर की वो पुरानी लेदर की महक मुझे किसी परफ्यूम से भी
अच्छी लग रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे अपना वो पहला दिन याद आ गया जब मैं बारिश में कीचड़ में सना हुआ जमीन पर पड़ा था और आज मैं अपनी खुद की डिलीवरी वैन में बैठा था। शेन युए मेरी बगल वाली सीट पर बैठी थी और वो मेरी हालत देखकर बहुत ही प्यार से हंस रही थी। हमने अपनी वैन पर लायन एक्सप्रेस पेंट करवाया और जब हम उस वैन में बैठकर पुराने रेलवे स्टेशन के सामने से निकले तो लगा जैसे हम इस पूरी दुनिया के राजा हैं। एक रात हम अपनी वैन से आखिरी डिलीवरी खत्म करके लौट रहे थे कि अचानक आसमान से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। हमने वैन को एक सड़क के किनारे रोक लिया। बाहर बारिश की तेज आवाज आ रही थी और वैन के शीशे पर वाइपर्स चल रहे थे। बाहर बहुत ठंड थी पर वैन के अंदर हीटर की वजह से एकदम शांत और सुकून वाला माहौल था। हम दोनों बस चुपचाप बारिश को देख रहे थे। तभी शेन युए ने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने मेरी आंखों में देखा और एक बहुत ही सॉफ्ट और गहरी आवाज में मुझसे बोली, जो लायन, उस ट्रेन में जब मैंने पहली बार तुम्हारे पेपर पर साइन किया था तो मैं डर के मारे कांप रही थी, पर आज तुम्हारे साथ इस वैन में मुझे दुनिया का सबसे ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है। उस एक लाइन ने मेरे अंदर के सारे सवालों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारे बीच कभी कोई चीजी लाइन नहीं बोली गई, कभी कोई बड़ा प्रपोजल नहीं हुआ, पर उस रात उस बारिश में उस पुरानी वैन के अंदर हमने हमेशा के लिए एक दूसरे को अपना मान लिया था। कुछ ही महीनों बाद हमने वो छोटा सा सीलन भरा रूम हमेशा के लिए छोड़ दिया और शहर के एक बहुत ही अच्छे इलाके में अपना खुद का एक नया 1 BHK फ्लैट रेंट पर ले लिया। जमीन पर सोने की जगह अब एक सॉफ्ट मैट्रेस आ गया था। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो सूरज की बहुत प्यारी धूप कमरे में आ रही थी। मैं उठकर बालकनी में गया तो देखा कि शेन युए वहां खड़ी होकर हमारे लिए अपनी उसी पुरानी स्माइल के साथ स्पेशल चाय बना रही है। हम दोनों बालकनी में खड़े होकर अपनी गरम चाय पी रहे थे। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन था कि लायन एक्सप्रेस के पास आज 120 पार्सल्स पेंडिंग हैं जो हमें डिलीवर करने हैं। मैंने वो नोटिफिकेशन शेन युए को दिखाया और हम दोनों बहुत ही सुकून से हंसने लगे। मैं बालकनी से नीचे उस भागते हुए शहर को देख रहा था और मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि जिंदगी कभी कभी सच में बहुत अजीब खेल खेलती है। एक ट्रेन में मौत के डर से गलती से हुई उस शादी ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे सही और सबसे खूबसूरत जिंदगी दे दी थी।